सो टीम, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, मेन कंसेप्ट है अपना प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ये अपना मेन कंसेप्ट था। और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते वक्त मैंने आपको ये बताया था कि आप लोगों को डिज़ाइन के बारे में पता होना चाहिए और डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए। ये कुछ मेन कंसेप्ट अगर आपको प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है तो। और अपना एम भी वही है कि हमें डॉट नेट के अंदर प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं वही पढ़ना है। ठीक है। डिज़ाइन के लिए आप लोगों को इतना बेसिक पता है कि आप HTML CSS की मदद से डिज़ाइन बना सकते हैं। और डेटाबेस के लिए कल मतलब लास्ट सेशन में हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा, तो हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था जिसका नाम है MS SQL सर्वर। करेक्ट। आप लोगों ने इसका इंस्टॉलेशन कर लिया है आपके लैपटॉप में? यस सर। गुड। ठीक है। मैंने इसका वीडियो भी शेयर कर दिया था ग्रुप पे, है ना? ठीक है। आई होप आप लोगों ने वो करके देखा होगा और आपने उस प्रकार से इंस्टॉलेशन कर लिया होगा। ठीक है। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन अपना ये है कि हमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना है। ठीक है। और मैं अभी ये चाहता हूँ कि मैं आगे आने वाले जितने भी कंसेप्ट है वो प्रोजेक्ट के हिसाब से किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, मुझे वही बताना है आपको। ठीक है। तो मैं डायरेक्टली अभी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर जंप करने वाला हूँ। ठीक है। सो देखिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या है एग्जैक्टली। मैं अभी यहाँ पे आपको एक वेब एप्लीकेशन किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है उसका नॉलेज देने वाला हूँ। वेब एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है कि हम सिंपल एक वेबसाइट बनाने वाले हैं। ओके। और वेबसाइट आप लोगों को पता ही है कि वेबसाइट दो प्रकार की होती है। एक स्टैटिक वेबसाइट होती है और दूसरी एक डायनामिक वेबसाइट होती है। ठीक है। स्टैटिक और डायनामिक, ऐसे दो प्रकार होते हैं। सिंपल सी बात है, स्टैटिक वेबसाइट के अंदर कहीं पे भी डेटाबेस की ज़रूरत नहीं होती। और डायनामिक वेबसाइट जो होती है उससे कंटेंट हमेशा बदलते रहेंगे, इसलिए वहाँ पे डेटाबेस लगेगा। ये सिंपल बात है। तो हमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है मतलब आपके पास में डिज़ाइन आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। और उसके अगर आप उसमें डेटाबेस कनेक्शन करते हो तो फिर आप, इसका मतलब डायनामिक वाला प्रोजेक्ट आप बना रहे हो। ठीक है। सो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आपको जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है डिज़ाइन की। ठीक है। कोई भी वेबसाइट आप देखिए, हर वेबसाइट का अपना एक डिज़ाइन होता है। ठीक है। और हर वेबसाइट में, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे, चलिए मैं एक वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैंने अपनी जो कंपनी की वेबसाइट है वही ओपन किया। ठीक है। leadsbros.com, ये अपनी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट को देखो ज़रा एक बार। आप कभी भी कोई वेबसाइट अगर देखेंगे तो हर वेबसाइट में कुछ चीज़ें हमेशा आपको कॉमन मिलेगी। जैसे कि हर वेबसाइट में हेडर होता है। देखो ये है हेडर। उसके बाद में हेडर के नीचे मैक्सिमम टाइम तो मेनू बार रहता है। ये आपको जो दिख रहा है ये है मेनू बार। उसके बाद में आपके पास में जगह होती है स्लाइड बार की। आप चाहे तो स्लाइडर यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद में नीचे का जो एरिया होता है वो होता है कंटेंट। इसको कंटेंट बोलते हैं। हाँ, आप चाहे तो कंटेंट में अलग अलग सेक्शन डाल सकते हैं। मैंने आप लोगों को CSS में डिवीजन टैग के बारे में बताया था, सेम उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पे भी वैसा ही किया गया है। ठीक है। और एट द एंड, मतलब कंटेंट जब हो जाएगा आपका, तो एट द एंड आखिर की एक चीज़ होती है जिसको हम फूटर बोलते हैं, ये वाला। ये चीज़ कॉमन होती है लगभग दुनिया की सभी वेबसाइट्स में। सिंपल है। हेडर होता है, मेनू बार, कंटेंट और फुटर, ये चार चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ध्यान दीजिए। ये समझाने के लिए मैं आपको एक पेंट में ले चलता हूँ। ओके, शायद पेंट में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, ओपन नहीं हुआ अब तक के। ठीक है ना। देखिए डायग्राम से समझाते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई वेबसाइट बनानी है। ओके। और वेबसाइट में अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि ये एक है और इसके भीतर और एक मैंने छोटा सा डिवीजन डाल दिया। ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि ये है आपका हेडर। ओके। उसके बाद में मान लीजिए कि हेडर के बाद में आपका मेनू बार है, जहाँ पे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस ऐसा करने वाले। और उसके बाद में आपका कंटेंट पार्ट है। ठीक है। और नीचे जो बचा हुआ है आपका, ये आपका इमेजिन कर लीजिए कि आपका फूटर पार्ट है। कोई भी वेबसाइट बॉक्स जैसे इस फॉर्मेट में होती है। मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ। ये आपका हेडर पार्ट। उसके बाद में आपका मेनू बार होता है, जहाँ पे आप मेनूज डाल सकते हैं अपने, मतलब होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में आपके कंटेंट होते हैं। कंटेंट मतलब जहाँ पे आप डेटा रखते हो। ठीक है। कंटेंट। और ये चीज़ मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, CSS जब पढ़ाया था मैंने तब ये चीज़ दिखाई थी आप लोगों को। और लास्ट में वो जो होता है वो होता है फूटर। ठीक है। तो कोई भी जो वेबसाइट होती है वो इन्हीं
चार जो कंपोनेंट्स होते हैं मिलके बनते हैं। हाँ, कंटेंट में जो है आप अलग अलग साइड बार, स्लाइडर्स, अलग अलग इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हो उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए। लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट मतलब प्रोजेक्ट का, वो यही होता है। ठीक है, हेडर में आप फिर यहाँ पे लोगो वगैरह ले सकते हो, ये अब एक्स्ट्रा की चीज़ है आपकी। ठीक है, अब ऐसी चीज़ अगर बनानी है तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। आप लोगों को HTML और CSS बहुत अच्छे से आना चाहिए। करेक्ट? एम आई राइट? यस और यस, हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, आप लोगों को याद होगा। तो मैंने बहुत पहले आपको डिविजन्स कैसे बनते हैं ये सारी चीज़ बताई थी। ठीक है, और आप लोग अभी इतने कैपेबल है कि आप लोग डिविजन्स वगैरह कंटेंट सब बना सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आप कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बस अभी हमें यही चीज़ें देखनी है, लेकिन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखनी है। ओके, सो ध्यान दीजिए। अभी अगर मुझे प्रोजेक्ट बनाना है तो जाहिर सी बात है डिज़ाइन चाहिए। अब डिज़ाइन दो प्रकार के होते हैं। ओके, एक तो आप अपना खुद का डिज़ाइन बनाइए। देखिए, डिज़ाइन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला डिज़ाइन वो होता है जिसको आप सेल्फ मेड बोल सकते हो। सेल्फ मेड मतलब आपने खुद बनाया, मतलब आपने खुद लोगो कहाँ होना चाहिए, मेनू में क्या क्या ऑप्शंस होने चाहिए, कंटेंट में कलर कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, फुटर में क्या होना चाहिए, ये आप खुद डिज़ाइन कर रहे हो। ये इसका एक प्रकार है, ये है सेल्फ मेड। और दूसरा एक तरीका है जो कंपनी कई बार इस्तेमाल करती है, वो है रेडीमेड। रेडीमेड, और इसको बोलते हैं रेडीमेड टेम्पलेट। रेडीमेड टेम्पलेट। ठीक है, तो डिजाइन के मैंने आपको दो प्रकार बता रहा था। एक है सेल्फ मेड, मतलब जो आप खुद बना रहे हो, सेल्फ मेड, जो कि आप खुद बना रहे हो, इसको सेल्फ मेड टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। डिजाइन को टेम्पलेट बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में। और दूसरा होता है रेडीमेड टेम्पलेट। रेडीमेड उससे नाम, उसके नाम से समझ में आ रहा है, वो कहीं से तो भी आपको रेडीमेड बना बनाया मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास में दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप चाहे तो खुद बनाइए, आप चाहे तो रेडीमेड इस्तेमाल कीजिए। खुद बनाने के लिए आपको HTML CSS का बहुत बढ़िया नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन मैं ये आप बताऊंगा जो कंपनी में मैक्सिमम टाइम चलता है वो है, कंपनी में यूटिलाइज होता है रेडीमेड टेम्पलेट। जो डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर कभी डिजाइन नहीं करते। कुछ चीजें आप समझ लीजिए, डेवलपर जो है कोड लिखते हैं, लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, कोई फंक्शनली कोई इंप्लीमेंट करते हैं। जो डिजाइन होता है वो पहले से कोई ना कोई बना देता है। ओके, अब डिजाइन बनाने का काम फ्रंट एंड डेवलपर का होता है। फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो आपको डिजाइन बना के दे देगा। ओके, ये आपको डिजाइन क्रिएट करके दे देगा। मतलब जाहिर सी बात है कि बना बनाया डिजाइन आप लोगों को मिल रहा है और आपको उसी के अंदर काम करना है। इसका मतलब सिंपल बात है कि आप जो काम करने वाले हो वो कौन से टेम्पलेट पे करने वाले हो, रेडीमेड टेम्पलेट पे करने वाले। रेडीमेड टेम्पलेट मतलब ऐसा टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब डिजाइन जो कि पहले से बना बनाया है। ठीक है, उसके कलर कॉम्बिनेशन पहले से क्लाइंट से डिस्कस करके फिक्स किए जाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रेडीमेड टेम्पलेट आते कहाँ से। पहली तो बात तो मैंने ये बताई कि कुछ कंपनी के पास में फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं जो कि अपना डिजाइन, मतलब एक डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं और वही डिजाइन फिर कंपनी इस्तेमाल करती है। ये एक टेक्निक। और दूसरा टेक्निक ये होता है रेडीमेड टेम्पलेट का, कि ये इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, मतलब आप बाय भी कर सकते हैं। मतलब ये आप डायरेक्ट यू कैन बाय द टेम्पलेट यू कैन बाय द टेम्पलेट और इट अवेलेबल फ्री ऑल्सो। दो टेक्निक है, एक तो तुम परचेस कर लो या फिर आप इसको फ्री भी कर सकते हो। अब आपके आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अगर फ्री अवेलेबल है तो परचेस क्यों कर रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होती। अगर होती भी है तो उसका कुछ ही हिस्सा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। डिज़ाइन मतलब ये जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है ये इतना वास्ट है, इतने प्रकार के डिज़ाइन आपको मिलेंगे। प्रोजेक्ट अगर आप बनाने जाएंगे तो हज़ारों प्रकार के डिज़ाइन अवेलेबल है। लेकिन हो सकता है कि उस हज़ारों डिज़ाइंस में फ्री डिज़ाइन जो एकदम सिंपल सिंपल हो और तुम्हें जो डिज़ाइन पसंद आ रही है वो पेड हो। तो इसलिए डिज़ाइन जो है दो प्रकार के होते हैं। सो यू कैन बाय दैट टेम्पलेट और यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। दोनों ही तरीके मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे सिर्फ डिज़ाइन की गरज है, डिज़ाइन की ज़रूरत है। ठीक है, तो डिज़ाइन लेने के लिए हम जाएंगे अभी इंटरनेट पे।
चलिए इंटरनेट पे आया और यहाँ पे आप गूगल क्रोम खोल लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे टाइप कीजिए टेम्पलेट चाहिए आप लोगों को, ठीक है, वो भी फ्री टेम्पलेट चाहिए। लेकिन फ्री टेम्पलेट वो भी कौन से लैंग्वेज में, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप फ्री टेम्पलेट का इस्तेमाल करो, आप कोई भी लैंग्वेज में काम करो, जैसे कि पाइथन है, डॉटनेट है, जावा है, आपको जो टेम्पलेट रहता है वो हमेशा HTML CSS में रहेगा। ठीक है, तो आप बेस्ट वे ये टाइप कीजिए HTML वेबसाइट टेम्पलेट, ये वर्ड और फ्री ऐसा टाइप कीजिए। देखिए क्या लिखा मैंने, HTML वेबसाइट टेम्पलेट्स फ्री, एंड एंटर किया। ठीक है, तो कई सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी जिसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिजाइन्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम मैं जिस वेबसाइट को फॉलो करता हूँ ये फ्री CSS करके वेबसाइट है, free-css.com। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ध्यान दीजिए इस वेबसाइट पे फ्री मतलब फ्री डिजाइन और पेड डिजाइन दोनों ही अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पे फ्री CSS टेम्पलेट लिखा हुआ है और एक लिखा है प्रीमियम CSS टेम्पलेट, दिख रहा है आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। है ना। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप फ्री टेम्पलेट मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि जो सिंपल सिंपल डिजाइन होंगे ये फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, और जो आपका प्रीमियम CSS टेम्पलेट होगा, प्रीमियम का मतलब होता है उसका पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो पेमेंट देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा उस चीज के पैसे लेने वाला है, इसका मतलब वो चीज भी वैसी होगी। सिंपल बात है, फ्री डिजाइन से काफी बेस्ट डिजाइन जो है वो प्रीमियम डिजाइन होगी। तो आपके पास में दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। एनीवे, अब कंपनी क्या करती है, फ्री डिजाइन लेना या फिर पेड डिजाइन लेना, ये टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी ये सोचती है कई बार कि अगर क्लाइंट का बजट बहुत हाई है और अच्छा है तो वो पेड डिजाइन के साथ में जाएंगे, और क्लाइंट का बजट अगर लो है, कोई जरूरत नहीं है पेड डिजाइन की, तो वो फ्री डिजाइन के साथ में जाएंगे। दोनों ही ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है। एनीवे, चलिए मैं कुछ डिजाइन आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक वेबसाइट है, मान लीजिए कि ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए, तो जैसे मैंने वहां पे क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड और लाइव डेमो से दो बटन आए हुए हैं। प्लस साथ ही में ये डिजाइन काय का है वो समझ में आ रहा है। देखो HTML डिजाइन कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, HTML5। ये रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव इसका मतलब ये मोबाइल कंपेटेबल है, 4 कॉलम में अवेलेबल है। डार्क ऑन लाइट मतलब दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है, डार्क मोड भी है और लाइट मोड भी है। ठीक है, और अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन है। उसके बाद में और एक चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिव कॉमन। क्रिएटिव कॉमन का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक लाइसेंस का टाइप है। ठीक है, जो भी आप, ये लाइसेंस का टाइप है, जो लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन, जो चीज़ क्रिएटिव कॉमन्स ऐसी लिखी हुई होगी, इसका मतलब आप उस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ओके। और कुछ लाइसेंस जो है क्रिएटिव कॉमन नहीं होते, इसका मतलब आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सिंपल बात है। एनीवे, यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड का और लाइव डेमो का। अगर डाउनलोड के ऊपर मैंने क्लिक किया तो जाहिर सी बात है ये डिज़ाइन पूरा का पूरा डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, और लाइव डेमो पे क्लिक किया तो हम उसको देख सकते हैं। चलिए मैं देख लेता हूँ कि पहले डिज़ाइन कैसा दिखता है। क्लिक किया, देखते हैं ये वेबसाइट दिखने के लिए कैसी है। सी, यहाँ पे देखिए हैंड टाइम मतलब टेम्पलेट का नाम है, लोगों के लिए जगह है यहाँ पे। उसके बाद में स्लाइडर घूम रहा है यहाँ पे देखिए, है ना। अबाउट अस, प्रोडक्ट, टेस्टिमोनियल मतलब मेनू बार है। उसके बाद में क्या है, नीचे कंटेंट है, अलग अलग इमेजेस है। इसको टेम्पलेट बोलते हैं। टेम्पलेट मतलब रेडीमेड डिजाइन, सब कुछ डिजाइन करके रखा हुआ है, आप अपनी मर्जी से इसके अंदर के कंटेंट मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्लोज करता हूँ मैं, दूसरा एक टेम्पलेट देख लेते हैं। दूसरा कोई टेम्पलेट देखते हैं, बैक लेता हूँ। ऐसे हजारों टेम्पलेट इसके अंदर अवेलेबल है, आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसा भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कोई क्लाइंट आया हमारे पास में और जिसको आर्किटेक्चर की साइड बनानी है, तो देखो यहाँ पे ये एक टेम्पलेट है, यहाँ पे आऊँगा मैं, लाइव डेमो। सी, आर्किटेक्चर मतलब इंटीरियर डिजाइन की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए ये एक वेबसाइट है, बनी बनाई वेबसाइट है, इंटीरियर डिजाइन, एक क्लासिक ऐसा डिजाइन है पीछे, उस कंपनी के बारे में लिखने के लिए जगह है। उसके बाद में उनकी गैलरीज है,
अब आर्किटेक्चर डिज़ाइन मतलब जाहिर सी बात है सारा खेल डिज़ाइन का ही है, तो उन्होंने बनाई हुई डिज़ाइन सब यहाँ पे डाल सकते हो। ये पूरा इफेक्ट रेडीमेड है, अलग अलग सर्विसेज दी गई है यहाँ पे, मतलब उनकी सर्विसेज डाल सकते हैं आप, लेटेस्ट पोस्ट डाल सकते हैं, टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं, मतलब क्लाइंट को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट सारी इस टेम्पलेट में अवेलेबल है। हम कई बार क्या करते हैं, जब क्लाइंट ऑफिस में आता है तब उसको रेडीमेड टेम्पलेट ऐसे दिखा देते हैं कि सर इतने प्रकार की डिजाइन है। अब वो क्या करेगा, कलर कॉम्बिनेशन अपनी मर्जी से चूज करेगा, लोगो वगैरह चूज करेगा, बाकी पूरा तो डिजाइन रेडीमेड है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली यही डिजाइन उसको हम दे सकते हैं, अगर उसका बजट कम है तो। नहीं तो फिर बजट अगर अच्छा है तो हम पेड डिजाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवे तो आपको क्लियर हो रहा है कि डिजाइन कहाँ पे अवेलेबल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, मतलब मुझे जो प्रोजेक्ट बनाना है, मैं जाहिर सी बात है कि इसमें से कोई भी डिजाइन में चूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेन चीज ये है कि आपको वहाँ पे डाउनलोड का बटन भी दिख रहा था, उदाहरण के तौर पे चलो फिर से एक बार देखते हैं। वही मान लीजिए कि आर्किटेक्चर वाला ही डिजाइन मैंने ओपन किया, और सपोज आर्किटेक्चर वाला ही डील जो है फाइनल हो गई है कंपनी में, उसका ही वेबसाइट बनाना है। तो अगर मुझे यही डिजाइन इस्तेमाल करना है, ऊपर से फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन्स ये लाइसेंस का टाइप है, इसके वजह से। तो यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड का बटन होता है, क्लिक कर लीजिए आप यहाँ पे। देखिए ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, यहाँ पे मेरे ब्राउजर में इधर ऑप्शन है डाउनलोड होने का। और हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी कोई डिज़ाइन जो है डाउनलोड होता है ना, वो हमेशा जिप फाइल में होता है। जिप फाइल इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे अलग अलग फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, जैसे कि HTML की फाइल होगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, CSS की फाइल होगी, एक्सेट्रा। चलो एक बार उस डिज़ाइन को देख लेते कि कैसा होगा। देखिए मैंने इसको कॉपी किया और आपको दिखाने के लिए मैं इसको डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ। सी डेस्कटॉप पे एक जिप फाइल है, दिख रही है आपको टीम? मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ डिजाइन चाहिए था, मैंने डिजाइन डायरेक्टली रेडीमेड डिजाइन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट दिखने के लिए बहुत बढ़िया दिखे। ठीक है, सो इसको ही मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसके अंदर कंटेंट है, इसको ओपन कर लेता हूँ। राइट क्लिक, विंदरार में जाता हूँ मैं, एक्सट्रैक्ट हियर के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हियर, यहाँ पे अगर क्लिक किया तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर एक फोल्डर होगा, वो बाहर निकल के आएगा। देखो शेपेल करके एक फोल्डर है, ये बाहर निकल के आया। इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर वो डिजाइन होगी, डबल क्लिक किया मैंने, सी द डिफरेंस, आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, और इसमें से सबसे मेन फाइल जो होती है उसका नाम हमेशा इंडेक्स होता है। मैंने प्रोजेक्ट मतलब मैंने बैच लेते हुए कई बार बोला हुआ है आप लोगों को कि किसी भी वेबसाइट का प्रोजेक्ट का जो पहला पेज होता है उसका नाम एक तो इंडेक्स होगा, डिफॉल्ट होगा, या फिर होम पेज होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आप रेडीमेड टेम्पलेट्स डाउनलोड करते हो ना, उसका नाम हमेशा इंडेक्स ही होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको इंडेक्स का पेज है, सर्विसेज का पेज है, गैलरी का पेज है, ब्लॉग का पेज है और अबाउट का पेज है। करेक्ट है। और उस डिज़ाइन को रन होने के लिए CSS की फाइल रिकॉर्ड है, तो उसके लिए CSS का फोल्डर भी है, फॉन्ट, इमेज, JS। अब इस सभी चीज़ को, ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट, रेडीमेड टेम्पलेट। आप बोलोगे कि सर ओपन करके दिखाइए, तो ठीक है ओपन कर लेते हैं। ये इंडेक्स पेज है, इसको जस्ट डबल क्लिक करते हैं। देखिए डबल क्लिक करते बराबर आप इसका पहले तो पाथ देखिए एड्रेस बार में, देखिए की चीज़ क्या है। देखिए कि C ड्राइव पे, मतलब मैंने डेस्कटॉप पे मेरे एक फोल्डर रखा हुआ है, उस फोल्डर के अंदर की index.html फाइल रन हुई है, मतलब इसका पूरा कोड मेरे पास में है। और देखिए ये पूरा रेडीमेड अवेलेबल है, आपको ऐसा अगर बनाना हो तो इसके लिए तो बहुत बढ़िया नॉलेज होना चाहिए CSS का। ठीक है, आप वो मीन टाइम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, मैंने आपको डिवीजन वगैरह बताया था, आपको समय देना पड़ेगा खुद को। ठीक है, लेकिन एज अ डेवलपर हमें पूरा का पूरा डिज़ाइन नहीं आए तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये डिज़ाइन वैसे भी आपको कोई ना कोई बना के देने वाला है, आपको इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये चीज़ जो है ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट मतलब सिर्फ खाली डिज़ाइन है ये। ओके, यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ होगा नहीं। डेवलपर का काम जो है, मतलब मान लीजिए कि ये फॉर्म बना हुआ है कॉन्टैक्ट अस का, अगर किसी ने ये फॉर्म फिलअप किया और बटन पे क्लिक किया तो ये डेटाबेस के अंदर स्टोर होना चाहिए, कहीं तो भी सेंड होना चाहिए, ये डेवलपर का काम है, डिजाइन करना उसका काम नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि मैंने मेनू है, यहाँ पे अलग मेनू बार है, दिख रहा है यहाँ पे मुझे,
तो मेनू बार पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि और क्या क्या पेजेस मिले उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किया, अबाउट अस पे क्लिक करना है सपोज, तो देखिए आप अबाउट अस वाले पेज पे हो। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने और कहीं पे क्लिक किया, गैलरी पे क्लिक किया, तो देखिए आप गैलरी वाले पेज पे हो। ओके, और समझने वाली बात ये है इसके अंदर कि जब भी आप कहीं अदर पेज पे क्लिक करते हो, आपका हमेशा हेडर और फुटर सेम ही रहता है, हमेशा बीच का पार्ट ही चेंज होगा। ठीक है, कोई भी डिजाइन में ऐसा ही होगा। इवन हमें भी जब इसको प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करना है तो हमें भी उसी चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए सर्विसेज के पेज पे मैंने क्लिक किया, हेडर सेम है, नीचे फुटर सेम है, और बीच का पार्ट बदल गया है। सर्विसेज का पेज है तो सर्विसेज ही दिखाएंगे, है ना। अब सपोज मैंने ब्लॉक पे क्लिक किया तो ब्लॉक, देखिए हेडर वही, फुटर भी वही, बस ब्लॉक चेंज। ठीक है, तो ये जो हो गया ना, ये हो गया आपका रेडीमेड डिजाइन। मतलब आपका पूरा कोड जो है, आपके प्रोजेक्ट का पूरा कोड, मतलब 50% काम तो आपको आपका यहीं पे खत्म हो गया। बस आपको उसके अंदर जान डालनी है, मतलब उसके अंदर कोड लिखना है ताकि फंक्शनलिटी प्रॉपर हो पाए उसके अंदर। तो कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है वो होती है डिजाइन, जो कि आप लोगों ने ले ली है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया हुआ है, मुझे जो प्रोजेक्ट बनाना है वो प्रोजेक्ट क्या है और उसके लिए कैसा डिजाइन चाहिए वो मैंने पहले से ही चूज करके रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मुझे जो प्रोजेक्ट डेवलप करना है उस प्रोजेक्ट का नाम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हम जो प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं वो है HRERP। HRERP, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ERP बोले तो जिसमें बहुत सारा डेटा का मैनेजमेंट होता है उसको ERP बोलते हैं, ERP सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपको मैं एक लाइन में समझा दूँ, HRERP मतलब ह्यूमन रिसोर्स, कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कौन से डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर करनी है। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं इसको, इसका नाम कुछ अलग दे देता हूँ। इसको हम बोल सकते हैं सिंपल एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, समझने के लिए। ठीक है, कि भाई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, ऐसी वेब एप्लीकेशन बनानी है कि जिसके अंदर आप एम्प्लॉय को मैनेज कर पाए, कि कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय है, उसको पेमेंट कितना है, उसका नाम क्या है, उसका एम्प्लॉय ID क्या है, उसका सैलरी कितना है, वो सारी चीजें जो है वो एक ही जगह पे आए। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को हम क्या बोल रहे हो, HRERP। HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ERP मतलब जहाँ पे डेटा मैनेजमेंट या फिर डेटा कलेक्शन होते हैं उसको ERP बोलते हैं। क्लियर हो रहा है आपको क्या करना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ नोट्स मतलब हिंट देता हूं कि जब भी आप कोई लैंग्वेज को सीखे, जब भी आप कोई लैंग्वेज को सीखे तो उसके अंदर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आना चाहिए, तो बेसिक चीज है। लेकिन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते वक्त कौन सा प्रोजेक्ट के अंदर काम करना चाहिए इसके लिए भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब भी आप कोई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो और उसके अंदर प्रोजेक्ट बनाना है, तो हमेशा प्रोजेक्ट जो आसान हो, जो जिसकी कंपोनेंट समझने के लिए इजी हो, वही चूज करना। जैसे कि हम एम्प्लॉय के बारे में रोज पढ़ते हैं और रोज देखते हैं, और आप अपनी बैच में कई सारे लोग जो एम्प्लॉय है भी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसका नॉलेज आपको बाय डिफॉल्ट पहले से ही है। तो हमेशा कोई भी लैंग्वेज पढ़ते वक्त प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हो तो हमेशा आसान प्रोजेक्ट से शुरुआत करना, क्योंकि एक प्रोजेक्ट अगर तुम लोगों ने कर लिया ना आसानी से, इसके बाद में तुम बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने कई बार देखा हुआ है कि स्टूडेंट्स जो है कि किसी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते हैं, सपोज जावा है, डॉटनेट है, पाइथन है, और उनको लगता है कि चलिए अपन ने ये बेसिक पढ़ लिया, अब अपन बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट इन द सेंस वो एकदम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट चूज करते हैं जिनके बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। शुरुआत तो करते हैं लेकिन उसका एंड नहीं कर पाते, क्योंकि वो आगे चल के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या होने वाला है और कैसे करना है। सो बेस्ट आइडिया ये है कोई भी चीज़ को पढ़ने का, हमेशा बेसिक पहले क्लियर करो आपका। छोटा सा प्रोजेक्ट लीजिए, उसको मिनी लेवल पे हैंडल कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। अगर छोटा प्रोजेक्ट बड़ी आसानी से तुम लोगों ने कंप्लीट किया तो फिर तुम बड़ा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि वी आर गोइंग विद दिस स्मॉल प्रोजेक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट आप लोगों ने, इस प्रोजेक्ट को मैं खुद आपको डेवलप करना सिखा रहा हूँ, इसको डेवलप करने के बाद में आपको खुद ब खुद इसको डेवलप करना है, ये देख के, मेरा बनाया हुआ है देख के, और उसके बाद में कंपनी की तरफ से मतलब मेरी तरफ से आपको अलग एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, उसके अंदर फिर आपको काम करना है अगर आपकी इच्छा होगी तो। इस प्रोजेक्ट में मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, चलिए, सो हम क्लियर
मुझे बताइए यहाँ पे सब क्लियर होगा आपको कि हम क्या प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं? यस सर। ठीक है। अब कभी भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते वक्त डायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर नहीं कूदना पड़ता। हमेशा प्रोजेक्ट के बारे में पहले सोचना है कि प्रोजेक्ट के अंदर होना क्या चाहिए। कोडिंग करने से सबसे पहली चीज़ होती है ये, मतलब मान लीजिए कि हम जैसे हमारे पास में कभी क्लाइंट आते हैं या फिर हम कभी क्लाइंट के पास में जाते हैं, जब वो हमें बताता है कि सर हमें ऐसा ऐसा करना है, इसका मतलब जब हम उसके साथ में डिस्कस कर रहे हैं तब हम प्रोजेक्ट में क्या होना चाहिए उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट में क्या होना चाहिए, हर प्रोजेक्ट में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं मॉड्यूल्स। ध्यान दीजिए, मैं आपको एनालिसिस सिखा रहा हूँ अभी। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के 4 हिस्से होते हैं: एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग। ये 4 मेन कंपोनेंट है, इसके अलावा भी कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन वो ये 4 है। सबसे पहले एनालिसिस। एनालिसिस मतलब पहले समझ लो कि करना क्या है प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना है इस चीज़ को बोलते हैं मॉड्यूल्स। तो ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स होने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट का है HRERP। HRERP मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। इमेजिन कीजिए कि ये प्रोजेक्ट मुझे मेरी कंपनी के लिए बनाना है। ठीक है, मैं मेरी कंपनी का एडमिन हूँ और मुझे ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है कि मेरे पास एक वेब एप्लीकेशन रहे। मेरी कंपनी में कई सारे एम्प्लॉय आते रहते हैं, इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में है, उसको सैलरी कितना है, ये सब मैं चेक कर पाऊँ। ठीक है, तो ये करने के लिए जाहिर सी बात है, अब आप इमेजिन कीजिए कि ये प्रोजेक्ट कैसे होगा। अगर ये कोई सॉफ्टवेयर है, मतलब वेब एप्लीकेशन है, तो जाहिर सी बात है कि वेब एप्लीकेशन में लॉगिन करना पड़ता है। यस और नो? करेक्ट यस सर। है ना? आप कोई भी वेबसाइट में आप लॉगिन करते हो, फेसबुक रजिस्ट्रेशन किया, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद बाकी चीजें करते हो। करेक्ट। इंस्टाग्राम रजिस्ट्रेशन किया होगा पहले और बाद में लॉगिन करते हो, और बाकी सिर्फ सारी चीजें करते हो। करेक्ट है ना? तो ये प्रोजेक्ट अगर तुम एडमिन के लिए ये बना रहे हो तो सबसे पहला आप मॉड्यूल जो है आपके पास में, आपके प्रोजेक्ट के पास में, वो है एडमिन। मतलब अब आपको एडमिन के बारे में सोचना है कि एडमिन क्या क्या कर सकता है। ओके, अब एडमिन देखिए, सिंपल सी बात है, सबसे पहला काम करेगा एडमिन लॉगिन। पहले तो एडमिन लॉगिन होना चाहिए। ओके, उसके बाद में क्या हो, इमेजिन कीजिए कि आप लोग खुद अपनी अपनी कंपनी के मालिक हो। ठीक है, आपके पास में खुद की कंपनी है और आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो जिसके अंदर आप अपनी कंपनी में कौन कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन चाहते हो। ठीक है, तो पहली बात तो आप उसको वो डेटा खुले में तो नहीं रखोगे। आप उसको, मतलब आपके पास में आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि हमारे पास में यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए, हम लॉगिन करेंगे और फिर हमें हमारा डेटा दिखना चाहिए, ऐसे ही ना। इसलिए सबसे पहला पार्ट क्या है, लॉगिन। क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप लोग क्या करोगे, मान ली इमेजिन कीजिए कि आप लोग लॉगिन हो गए हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, आप लोग क्यों लॉगिन हुए तुम? डैश डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड दिखना चाहिए। डैशबोर्ड मतलब लॉगिन होते बराबर जो पहला पेज आता है वो है डैशबोर्ड। ठीक है, ठीक है, अब खुद दिमाग पे जोर दीजिए, खुद ही सोचिए उसके ऊपर। यस, डैशबोर्ड दिख रहा है, चलिए अब क्या दिख करोगे, अब क्या होना चाहिए? सर एम्प्लॉय। एग्जैक्टली exactly. मान लीजिए कि आपके पास में नया एम्प्लॉय आया आज ही। ठीक है, तो आप अपने प्रोजेक्ट में उसकी एंट्री तो करोगे ना। इसका मतलब क्या, ऐड एम्प्लॉय, बराबर है? यस, सही है या नहीं? मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ। आपके पास में एम्प्लॉय ऐड करने का ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए ना। मतलब क्या किया अपन ने, ऐड एम्प्लॉय। मान लीजिए कि सुबोध मेरा एम्प्लॉय है। ठीक है, तो सुबोध का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीजें मैंने फिल किया, कौन से डिपार्टमेंट में बंदा जाने वाला है, उसका सैलरी क्या होने वाला है, सब कुछ फिल किया। लेकिन सबमिट करने के बाद मेरे ध्यान में आया कि यार सुबोध का नाम गलत हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो तुम क्या करोगे? उसको दुरुस्त अपडेट एम्प्लॉय। करोगे। एग्जैक्टली उसको दुरुस्त करोगे। इसका मतलब आपके पास में और एक ऑप्शन होना चाहिए, अपडेट, मतलब अपडेट एम्प्लॉय। करेक्ट है? यस और नो? यस सर। यस आप सर। अपने सॉफ्टवेयर के बारे में खुद ही सोचो, ऐसा समझो कि तुम्हारे लिए वो सॉफ्टवेयर या फिर वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो।
तो ये तो सब सुविधाएं है ना, ये सब फीचर है कि तुम्हें कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए कि हाँ भाई मैं एम्प्लॉय ऐड कर पाऊँ, कभी कभी अगर गलती होगी एम्प्लॉय ऐड करते वक्त तो अपडेट भी कर पाऊँ। करेक्ट, चलिए अपडेट कर दिया। मान लीजिए कि भाई कोई एम्प्लॉय है जो जिसने 3-4 साल, हाँ 3-4 साल काम किया और अभी उसको दूसरी कंपनी में जॉब लग गया, अभी स्विच कर लिया वो, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी छोड़ के जाने वाला है। तो इसका मतलब क्या, मैं चाहूँ तो उसका रिकॉर्ड डिलीट भी कर पाऊँ। सही है, यस और नो, दिमाग में आ रहा कि नहीं कुछ? यस सर। यस, ये जो डिस्कस कर रहे हैं ना अपन, इसको एनालिसिस बोलते हैं। मान लीजिए कि मैं क्लाइंट हूँ आपका, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या चाहिए, और तुम लोग ये चीज़ लिख रहे हो। हम जब मीटिंग करने जाते हैं तब हम बुक या फिर हमारे मोबाइल में जो भी है, हमारा लैपटॉप है, मीटिंग करते हुए कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। वो पॉइंट इसी प्रकार के होते हैं कि भाई एडमिन क्या क्या चाह रहा है, प्रोजेक्ट का हेडिंग, मॉड्यूल, वो जो जो बोलेगा, जो जो पॉइंट टू पॉइंट बोलेगा, हम सिर्फ पॉइंट लिख रहे हैं कि हाँ भाई लॉगिन होना चाहिए, डैशबोर्ड होना चाहिए, एम्प्लॉय ऐड करते आना चाहिए, अपडेट करते आना चाहिए, डिलीट करते आना चाहिए। करेक्ट, चलिए। और अब मान लीजिए कि आपके एम्प्लॉय कंपनी में 50 एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, 50 एम्प्लॉय काम करते तो आप उसको शो भी तो करोगे। शो शो एम्प्लॉय मतलब क्या, लिस्ट आपको प्रिंट करनी है, फिर देखनी है ना? तो वो भी सुविधा उसके अंदर होनी चाहिए ना कि एट ए टाइम मुझे सभी एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए। यस और नो? यस सर। तो इसलिए मैंने शो एम्प्लॉय किया। और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि सपोज मुझे कोई एम्प्लॉय, मेरे पास में 500 एम्प्लॉय है, ऐसा इमेजिन कीजिए, उसमें से मुझे स्पेसिफिक कोई एम्प्लॉय ढूंढना है, सर्च करना है, तो वो भी सुविधा होनी चाहिए ना। यस और नो? सर्च एम्प्लॉय, बराबर है ना? यस सर। अब सर्च में भी तो प्रकार होते हैं। मतलब मान लीजिए कि मुझे अमित नाम का एम्प्लॉय ढूंढना है, लेकिन अमित कॉमन नाम है, 500 एम्प्लॉय में अमित नाम के 4-5 जन हो सकते हैं। करेक्ट, तो सर्च, सर्च बाय व्हाट, हमारे पास में अलग अलग ऑप्शन है, हम सर्च बाय नेम, बाय नेम कर सर्च सकते बाय डेजिग्नेशन। हैं। एग्जैक्टली, सर्च बाय नेम कर सकते हैं, सर्च बाय एम्प्लॉय आईडी कर सकते हैं, है ना? हर एम्प्लॉय का अपना आईडी होता है। सर्च बाय डेजिग्नेशन भी कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि मेरे कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने हैं वो मुझे अलग लिस्ट चाहिए, मेरी कंपनी में सॉफ्टवेयर टेस्टर कितने हैं वो मुझे अलग चाहिए, मेरी कंपनी में एनालिसिस्ट कितने हैं वो मुझे अलग चाहिए, तो मैं ऐसे लिस्ट बना पाऊँ। सही है, बाय नेम, बाय एम्प्लॉय आईडी, बाय डेजिग्नेशन, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया बनेंगे। फिलहाल मान लीजिए कि जो क्लाइंट है उसने इतना ही बोला कि फिलहाल सर हमें नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, इसके ऊपर से सर्च होने वाला मैकेनिज्म एक्सपेक्टेड है। हाँ, ये आगे बढ़ सकता है, जब भी हमें एक्स्ट्रा याद आएगा हम उसके अंदर डाल देंगे। करेक्ट, ठीक है। चलिए, अब हम ऐसा भी कर सकते कि मान लीजिए कि भाई एम्प्लॉय फिलहाल मैंने सिर्फ ऐड किया, ठीक है, एम्प्लॉय की सभी इंफॉर्मेशन वहाँ पे है, मैं सर्च कर सकता हूँ, मैं डिलीट कर सकता हूँ, मैं अपडेट कर सकता हूँ, है ना? शो कर सकता हूँ लिस्ट को, सभी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल है। अब आप चाहे तो इस प्रोजेक्ट को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे और एक मॉड्यूल एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं प्रोजेक्ट का, क्योंकि कंपनी में एम्प्लॉय क्या करते हैं, किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना। आप चाहे तो और एक मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं, आप अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग प्रोजेक्ट में असाइन कर सकते हैं कि भाई मान लीजिए कि ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। करेक्ट, एक सपोज डेस्कटॉप मैनेजमेंट वाला प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं ना। अब प्रोजेक्ट अगर मॉड्यूल ऐड कर दिया आप लोगों ने, तो फिर से वो सारी चीजें, मतलब यही चीजें रिपीट होगी। कौन सा? ऐड, अपडेट, डिलीट, सर्च, सभी चीजें फिर से रिपीट होगी। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट ऐड हो सकता है, अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, प्रोजेक्ट की लिस्ट तुम देख सकते हो, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन तुम सर्च कर सकते हो, कौन सा एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो भी देख सकते हो। इसका मतलब इस प्रोजेक्ट का स्कोप बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है आपको? जरूरी नहीं कि ये प्रोजेक्ट इतना ही हो, आप जितना डिस्कशन करोगे ये प्रोजेक्ट उतना बड़ा बनते जाएगा। बहुत सी कंपनी में ऐसा भी है कि एम्प्लॉयज को अलग अलग स्पेशल लॉगिन है, मतलब
एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन मतलब एचआर मैनेजर एम्प्लॉय को ऐड कर लेता है, उसका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट होकर उसके मेल पे या फिर मोबाइल पे एसएमएस चला जाता है उसको, फिर वो कंपनी में लॉगिन करता है और उसको फिर डेली के टास्क दिखते हैं। तो ये जो एच आर ईआरपी सिस्टम है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि एकदम बेसिक लेवल पे हम पहले इतनी ही चीज़ें करते हैं। अगर इतनी चीज़ें हमने बराबर कर ली तो इसके बाद में हम इसके अंदर प्रोजेक्ट मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स ऐड करेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का मॉड्यूल होगा, टास्क मैनेजमेंट का मॉड्यूल ऐड करेंगे उसके अंदर एम्प्लॉय असाइन करने का मॉड्यूल ऐड करेंगे। तो ये जो चीज़ मैंने लिखी ना, इसको मॉड्यूल बोलते हैं। देखिए अब इसके अंदर आप बोलोगे एक ही मॉड्यूल है क्या, मैं एडमिन को मॉड्यूल नहीं बोल रहा हूँ। एडमिन ये ओनली मॉड्यूल, बट इसके अंदर सब मॉड्यूल ये है। कई बार प्रोजेक्ट में देखता हूँ, अभी हम एकेडमिक प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि मॉड्यूल का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। मॉड्यूल मतलब सिंपल है कि आप जो वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर किस किस प्रकार का काम आप करने जा रहे हो, क्या क्या प्रकार के फीचर्स आप उसको दे रहे हो, दैट इज मॉड्यूल। क्लियर हो रहा है? यस और नो? यस सर। ठीक है। सो मैं मैं इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं जो देखिए रोज अभी मतलब अभी जितने भी कंसेप्ट है वो सभी कंसेप्ट मैं इस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। आपको डेली मेरे साथ ही रहना है। मतलब मैं आज सपोज मैंने कोई चीज़ क्रिएट की है तो आपके लैपटॉप में भी वो चीज़ क्रिएट हो जानी चाहिए, ठीक है। आप साथ साथ में मेरे साथ साथ में बिल्ड करते रहोगे, मतलब काम करते रहोगे तो ये प्रोजेक्ट होगा कंप्लीट, नहीं तो नहीं होगा। मैंने कई सारी बैचेस ली है, देखी है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक दो दिन मेरे साथ में काम करते हैं, लॉगिन पेज हो गया, ऐड एम्प्लॉय का पेज हो गया, और फिर वो उनका कुछ तो भी काम आ जाता है और भूल जाते हैं। तुम दो तीन दिन भी पीछे रह गए तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा प्रोजेक्ट मतलब मेरे तरफ से प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा, लेकिन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा और सारी जानकारी आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करने का मोटो ही ये है कि आप लोग खुद डेवलप कर पाए। मैं इस प्रोजेक्ट में आपको ये वाले मॉड्यूल्स डेवलप करने तक ही आपके साथ में हूँ, इसके बाद का काम आप लोगों को करना है। तो इसका बाद का काम भी वैसे ही रहेगा जैसा हम ये काम कर रहे हैं। अब मैंने खुद 2-3 हज़ार प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हुआ है, तो मैंने ये जान लिया है कि हर प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट छोटा हो या फिर बड़ा हो, उसमें एक जैसा ही काम होता है। मतलब मैक्सिमम प्रोजेक्ट में मैं आपको किसी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का एक सार बताऊँ कि कैसा होना चाहिए, तो आपको गिन चुन के ये 5 चीज़ें आनी चाहिए कि भाई ऐड कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, शो कैसे होता है, सर्च कैसे होता है। जिस बंदे को ये 5 चीज़ें आ गई बहुत अच्छे से विथ डिज़ाइन, वो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में काम कर सकता है, क्योंकि दुनिया भर के प्रोजेक्ट में यही तो चीज़ होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तुम चाहे फेसबुक लो, इंस्टाग्राम लो, कोई भी चीज़ उठा के देख लो, तुम लोग दिन भर में एक तो ऐड कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, या फिर तो तुम डिलीट कर रहे हो, या फिर तुम कोई चीज़ देख रहे हो मतलब शो कर रहे हो, या फिर तुम कुछ सर्च कर रहे हो। ये 5 ही काम तुम रोज करते रहते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, और कंपनी यही एक्सपेक्ट करती है कि तुमको इतना ही नॉलेज होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो अभी जो किया हमने इसको क्या बोलते हैं, ये है आपका कौन सा फेज, एनालिसिस फेज, ठीक है। अभी जो किया हमने, अब अभी तो एनालिसिस हमने क्या 10-15 मिनट में खत्म कर दिया। रियलिटी ये होती है कि कंपनी में जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर एनालिसिस जो है हफ्ता 2 हफ्ता, एक एक 2-2 महीने चलता है। क्योंकि क्योंकि अभी कैसा, ये अपने लिए क्या है, छोटा प्रोजेक्ट है, लेकिन कंपनी में मान लीजिए कि ये मैंने आपको पहले ऐसा बोला कि मुझे ऐसा बनाना है, और आप अपने काम शुरू करने के बाद में 1 महीने बाद में बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा नहीं, आपको मुझे कुछ अलग ही करना है, तो जाहिर सी बात है कि आपने जो काम किया वो तो वेस्ट चला गया, ठीक है। तो ऐसे में कंपनी का टाइम भी वेस्ट होता है, पैसा भी खर्च होता है। इसीलिए आपका एनालिसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट क्लाइंट रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बदलती है तो पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता है प्रोजेक्ट का। इसलिए कंपनी बहुत ज़्यादा टाइम देती है एनालिसिस फेज में कि एक बार क्लाइंट क्या चाह रहा है वो पूरी तरह से समझ ले, ठीक है। क्लियर? क्लियर? क्लियर सर। ठीक है। यस सर।
अब बात करेंगे अपन डिजाइन फेज का। तो डिजाइन फेज के लिए सिंपल सी बात है कि मैंने आपको बताया कि मैं कंपनी में जिस प्रकार से रेडीमेड डिजाइन इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार से मैं भी रेडीमेड डिजाइन इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि रेडीमेड डिजाइन पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है एक साइड से। देखिए जिस प्रकार से अभी मैंने आपको एक साइड बताई, उसी साइड में ढूंढ के मैंने एक डिजाइन डाउनलोड करके रखा हुआ है। और हमेशा आपने यही देखना चाहिए कि डिजाइन जो है आपका छोटा छोटा होना चाहिए, जिसके अंदर कम कम फाइल्स रहे, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट कर रहे हो तो डिजाइन आपका एकदम सिंपल और छोटा होना चाहिए। जैसे कि ये डिजाइन देखिए, देखिए इस डिजाइन में एक इमेजेस का फोल्डर है, एक इंडेक्स का फोल्डर है और एक स्टाइल मतलब सीएसएस वाला फोल्डर है। दैट्स इट, इतना ही है। देखिए दिख रहा है आपको? थोड़ी देर पहले जो मैंने डिजाइन ओपन किया था उसमें काफी सारी चीजें थी, इस डिजाइन में सिर्फ इतनी चीजें हैं। इस डिजाइन को अगर मैं ओपन करके दिखाऊं आपको, देखो एक ही पेज है, इंडेक्स, ठीक है। और डिजाइन भी एकदम सिंपल है। मेरा पहला प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूँ सिंपल डिजाइन पे ही काम करे, ठीक है। देखिए डिजाइन में क्या क्या होता है, हमेशा किसी भी डिजाइन में आपको हेडर मिलेगा, आपको मेनू बार मिलेगा, आपको कंटेंट मिलेगा, यहाँ पे कंटेंट है, और नीचे आपको फुटर मिलेगा, ये नीचे फुटर का एरिया है। दैट्स इट, ज्यादा कुछ भी नहीं इस डिजाइन में। और आपका डिजाइन भी ऐसा ही होना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो। हाँ, अगर आपने एक बार इस डिजाइन के ऊपर प्रोजेक्ट बना लिया, इसका मतलब अभी आपको समझ गया कि किस प्रकार से डिजाइन मैनेज किया जाता है, फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी दूसरा डिजाइन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कॉम्प्लेक्स डिजाइन ले सकते हो, लेकिन मैं पहले रिकमेंड करूंगा, किसी भी पैच में मैं यही बोलता हूँ कि गो विद द बेसिक, ठीक है। ये एकदम बेसिक डिजाइन है, इसको समझना बहुत आसान है, इसलिए ये डिजाइन मैंने चूज किया। क्लियर हुआ? यस सर। और सिंपल बात है, ये डिजाइन मैंने खुद बनाया नहीं है, मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ है कि हम रेडीमेड डिजाइन का इस्तेमाल करने वाले हैं। रेडीमेड डिजाइन इंटरनेट पे कई सारे मिल जाएंगे, मैंने आपको एक डेमो भी दिखा दिया है। उसी प्रकार से ये भी एक रेडीमेड डिजाइन मैंने वेबसाइट से ढूंढ के यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। कल हम देखेंगे इस डिजाइन को। अभी क्या है, ये रेडीमेड है ना, ठीक है। और कितना भी हो तो भी ये एचटीएमएल का पार्ट है, इसके अंदर कोई जान नहीं, मतलब कोई एक्टिविटी परफॉर्म थोड़ी ना होगी। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे मेरे ASP.NET के प्रोजेक्ट में लेना है, और इसके अंदर मेरा पूरा प्रोजेक्ट में डेवलप करूंगा सेम इसी डिजाइन का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये हम कल देखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि आपका एक भी डे मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपका एक भी, मान लीजिए कि मैंने बैच ली और आप उस दिन अगर एब्सेंट हो, तो वो चीज आपको नहीं समझ में आएगी। हाँ, आपको एक प्लस पॉइंट है कि इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल रहा है, लेकिन लाइव पढ़ने का मजा अलग होता है, ठीक है। तो आपने इस चीज के ऊपर ध्यान रखना कि आपकी अपसेंटी अपने तरफ से ना हो, ठीक। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। सो टीम मुझे बताइए, आज जो सेशन हमने देखा उसमें कोई डाउट? यस, आपको क्लियर हुआ हम क्या करने जा रहे हैं? अंकुश, सुबोध, प्रीति, समीक्षा, ऋतुजा, ठीक है। हम प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट के मॉड्यूल और प्रोजेक्ट का डिजाइन, ये तीन चीजें चाहिए थी, जो कि मैंने दिखा दी आपको, ये मेरे पास में है करके। कल से हम स्टार्ट करेंगे कि इस डिजाइन को प्रोजेक्ट के अंदर मतलब वेब एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उसके अंदर काम कैसे किया जाता है। क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।